सभी को नमस्कार। नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान के अनुप्रयोगों की, यानी एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, जिसमें हम कुछ ऐसे पदार्थों की बात करेंगे जिनका निर्माण मनुष्य ने किया, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। इसमें हम जैसे देखते हैं कुछ कृत्रिम या संश्लेषित रेशे होते हैं, यानी बहुलक। एक शब्द में बोलूं तो बहुलक या पॉलीमर्स। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे हाथ में देखिए ये जो मार्कर है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है। और जो हम पॉलीथीन देखते हैं वह भी है तो बहुलक ही, लेकिन उसकी प्रकृति इससे विपरीत है। दैनिक जीवन में काफी भाई हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं, इवन जो हमारे हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल का जो कवर है या हमने ईयरफोन लगा रखे तो उसका जो वायर है उस पर कोई रबर की कोटिंग कर रखी है, या आसपास कोई तार देखते हैं तार पर पीवीसी वगैरह की कोटिंग कर रखी होती। यानी ये ऐसी कृत्रिम वस्तुएं हैं जिनको मनुष्य ने अपने लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि अपने उपयोग में लेने के लिए जिनका निर्माण किया। अब ये कृत्रिम वस्तुएं, या ऐसे कह सकते हैं संश्लेषित रेशे, फाइबर्स, फाइबर में भी देखो ना, नायलॉन वगैरह, ये ऐसे इस तरह से ऐसे कपड़े भी ऐसा निर्माण किया इनका, जो हम हमारे कृत्रिम संश्लेषित रेशे के रूप में हम हमारे जीवन में प्रयुक्त करते हैं। तो पहले तो बात करेंगे हम इन बहुलक रेशों, प्लास्टिक आदि इनकी बात करेंगे। फिर इसी यूनिट में हम बात करते हैं कि एक और हमारे दे रखा है सिलेबस में ही, सीमेंट। सीमेंट की बात करेंगे। भाई सीमेंट वैसे तो देखा जाए छोटा सा टॉपिक है। भाई सीमेंट क्या है? ऐसे कुछ पदार्थों का मिश्रण है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट है, चूना है, उसमें जिप्सम है, क्या संगठन होता है और सीमेंट का प्रयोग क्या है वो सब हम जानते भी हैं। जैसे रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, आरसीसी वगैरह में, भवन निर्माण में, और इस तरह से कोई ठोस पदार्थों को, पत्थर वगैरह को जोड़ने में प्रयुक्त करते हैं। तो सीमेंट के बारे में भी हमें पढ़ना है। और हम बात करते हैं जैसे एक और छोटा सा टॉपिक आता है साबुन, अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, दोनों अलग अलग है, वैसे ध्यान रखना, ठीक है। इसका छोटा सा अंतर मैं ऐसे बताता हूं। देखो, एक तो वो कपड़े धोने की जो टिकिया आती है रिन वाली, या जो सर्फ एक्सेल वाली, वो जो नीली नीली सी दिखाई देती है, और एक आती है हमारे, हम देखते हैं कि कई बिल्कुल ऐसे नीली टिकिया नहीं होती, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं जो गृह उद्योग वगैरह होते हैं उसमें निर्माण करते हैं, जैसे ओसवाल सोप की बात करते हैं, या आजकल वो टीवी पर ऐड भी आता है वो राज साबुन वगैरह का। तो दोनों में है तो दोनों ही कपड़ा धोने में प्रयुक्त हो रही है, लेकिन दोनों में अंतर है। वह जो रिन वाली टिकिया है या जो सर्फ एक्सेल वाली, वो नीले कलर वाली होती है, वो तो डिटर्जेंट सोप कहलाती है, और ये सामान्य साबुन कहलाती है। अंतर है दोनों में, ठीक है। तो साबुन और डिटर्जेंट दोनों में, इन दोनों की बात करेंगे, दोनों की संरचना, निर्माण कैसे होता है, और इनके धुलाई की जो क्रिया क्या होती है वो भी पढ़ना है। फिर इसके बाद जैसे हम थोड़ी बहुत कांच वगैरह की भी बात करेंगे कि क्या है ये कांच वगैरह, क्योंकि ये बहुलक वगैरह ये जो मानव निर्मित पदार्थों में, संश्लेषित पदार्थों में आ जाते हैं। तो ये ऐसे संश्लेषित पदार्थ जो हैं, इनमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बहुलकों से, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक वगैरह ये आ जाएंगे। तो ये सभी देखना साइंस के, या कह सकते हैं विज्ञान के एप्लीकेशन से। जैसे बहुलकों की बात करेंगे तो टोटली देखा जाए तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, जिसमें हम कई प्रकार के बहुलक देखते हैं। बहुलक क्या है, सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं। जब जैसे मैं कोई एक छोटी संरचना आपको दूं, ये ऐसी ये छोटी संरचनाएं मैंने कुछ दी, अगर हम इन्हीं संरचनाओं को बार बार जोड़कर, यानी इनकी पुनरावृत्ति करके एक ऐसी संरचना बना लूं, तो ये तो कहलाती है एकलक इकाइयां, मोनोमर्स कहलाते हैं। और जब ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो इन्हें बहुलक या पॉलीमर्स कहते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है, ठीक है। नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, ये सभी किसके उदाहरण हैं?
डेक्रोन, टेरिलीन, या जो हम देखते हैं ना टेफ्लॉन, जिसकी कोटिंग हम करते हैं, जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं जिनमें भोजन चिपकता नहीं है। तो इन सभी या ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है, बहुलक कैटेगरी के पॉलीमर्स। तो पहले हम बात करते हैं कि बहुलक या पॉलीमर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रकार होते हैं उनके, ठीक है। और उनमें जैसे जैसे उदाहरण आते जाएंगे तो ये हमारे प्लास्टिक जैसे अलग अलग प्रकृति पर बहुलक हम देखते हैं। अगर ये जुड़ने वाली सारी इकाइयां एक जैसी ही है तो इसे क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर या समबहुलक। होमोपॉलीमर, समबहुलक। और अगर जुड़ने वाली इकाइयां अलग अलग हैं तो इसे विषम बहुलक या हेटेरोपॉलीमर कह देते, कोपॉलीमर कह देते, सहबहुलक कह देते। तो ये इस तरह से वर्गीकरण के कई आधार हैं। हम जो रबर की बात करते हैं, रबर भी एक प्रकार का बहुलक ही है। हाँ, प्राकृतिक रबर नेचुरल पॉलीमर है, यानी ये बहुलक उत्पत्ति के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक बहुलक। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन भी क्या है, अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयां जब आपस में जुड़ती है, अमीनो अम्लों की इकाइयां, तब जाकर ये प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन भी क्या है, बहुलक है, लेकिन मानव निर्मित नहीं है। वह क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। वसा, स्टार्च क्या है, या सिल्क की बात करें, सेल्यूलोज की बात करें, ऊन की बात करें, ये सभी क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। और जब इन प्राकृतिक बहुलकों के साथ हम कुछ दूसरे पदार्थ जोड़कर अर्ध संश्लेषित बहुलकों का भी निर्माण करते हैं, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, जैसे गन कॉटन की बात करते, ठीक है। तो जब हम प्राकृतिक बहुलकों के साथ कुछ कृत्रिम रूप से कुछ पदार्थों को जोड़कर नए पदार्थ बनाते हैं तो ये क्या है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और कुछ होते हैं पूरे संश्लेषित बहुलक, जैसे हमने बात की अभी स्टाइरीन से बनता है, स्टाइरीन के बहुलीकरण से हम देखते हैं स्टाइरोन की निर्माण करते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, टेरिलीन, डेक्रोन, ये सभी क्या हैं, संश्लेषित रेशे, संश्लेषित बहुलक है। और भी वर्गीकरण का आधार होता है, जैसे जिसमें हम देखते हैं कि जो हमने बहुलक बनाया वो कैसा है, उसके भौतिक गुण कैसे, दृढ़ता कैसी है, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या ऐसे कह सकते हैं उसका तनन सामर्थ्य कैसा है, रिजिडिटी, दृढ़ता कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कितना है। इसके आधार पर भी हम अलग अलग के प्रकार के बहुलक देखते हैं, जैसे इलास्टोमर, जैसे प्लास्टिक, जैसे थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिन्हें कहते हैं, या ताप दृढ़ और ताप सुनम्य प्लास्टिक। तो ये अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण भी हम देखेंगे, जिसमें काफी अलग अलग उदाहरण आएंगे। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, मन में आता है कि सर प्रश्न कैसे आते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न मेनली दो कैटेगरी के आते हैं। एक तो इन बहुलकों के वर्गीकरण के आधार पर दे दिया कि निम्न में से ताप दृढ़ बहुलक है या ताप सुनम्य बहुलक है, यानी थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग है, कैसा पदार्थ है। 4 उदाहरण देंगे, उनमें से एक सही होगा। या फिर ये दे देते हैं कि कोई एक बहुलक का नाम दे देंगे, जैसे मेलामाइन दे दिया, या जैसे आपको टेरिलीन दे दिया, डेक्रोन दे दिया, और पूछ लेंगे इसका निर्माण किन से होता है या इसकी एकलक इकाइयां क्या है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर उनके उपयोग पर सबसे लास्ट में प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो 2 टाइप के, या तो उनकी एकलक इकाइयों के बारे में पूछ लेंगे कि किन से मिलकर बना है, या फिर उनके, अगर हम बात करें उनकी जो संरचना कि वो किस प्रकार का, किस प्रकृति का बहुलक है, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि इन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम
या संश्लेषित रेशे, बोले तो बहुलक पॉलीमर्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में सीधा बहुलक दे नहीं रखा, वो तो मैंने इस टॉपिक को इलाबोरेट करके लिख रहा हूं, ठीक है। बहुलक, सीमेंट, या चलो प्लास्टिक भी लिख देते हैं, प्लास्टिक, सीमेंट व साबुन अपमार्जक, सोप डिटर्जेंट, ठीक है। सीमेंट वगैरह भी इसमें ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में, टॉपिक के बारे में 2-4 लाइनें लिखते हैं, फिर बात करते हैं और आगे कि मानव ने विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर या रसायनों की सहायता से दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं जैसे संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स, कॉमा प्लास्टिक, कॉमा सीमेंट आदि का, सीमेंट या चलो सीमेंट को बाद में इन्वॉल्व कर लेंगे, प्लास्टिक आदि का निर्माण किया है इन मानव उपयोगी पदार्थों को या का निर्माण बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन क्रिया द्वारा किया जाता है, अतः ये बहुलक भी कहलाते हैं।
पॉलीमर्स। हालांकि अब देखो अपन ने ये डिवाइड क्यों किया अलग अलग डिवीजन में, क्योंकि देखो रेशे वगैरह जो है प्लास्टिक वगैरह उनके निर्माण के लिए तो हमें बहुलीकरण करना पड़ेगा। सीमेंट या हम बात करें साबुन अपमार्जक, इसमें हमें बहुलीकरण क्रिया की जरूरत नहीं रहती, ठीक है, इसलिए इनको हम अलग रखें बहुलीकरण से, ठीक है। तो पूरी जो यूनिट है जो हमें पढ़ना है ये मानव उपयोगी या मानव निर्मित वस्तुएं, इनमें पहला भाग तो हम बहुलकों के बारे में पढ़ लेंगे जिसमें संश्लेषित रेशे प्लास्टिक वगैरह ये आ जाएंगे। फिर हम दूसरे भाग में सीमेंट और फिर साबुन अपमार्जक की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पॉलीमराइजेशन बहुलकों की या पॉलीमर्स की बात करते हैं। अतः ये बहुलक या पॉलीमर्स भी कहलाते हैं। अब हम बात करें कि एक बहुलक को परिभाषित कैसे करेंगे। बहुलक क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमर। भाई बहुलक पढ़ लें तो बहुलकों के प्रकार हो जाएंगे और उसी में ये प्लास्टिक संश्लेषित रेशे वगैरह सब आ जाएंगे। तो बहुलक या पॉलीमर की अगर मैं बात करूं, जो भी अपन ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था जिसमें हमने क्या देखा कि इस तरह से एकलक इकाइयां होती हैं और जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो ये बहुलक का निर्माण करती है। अब इसी डायग्राम को देख के यहीं से परिभाषा निकालते हैं। देखो जब क्या कुछ चीज ऐड कर देता हूं, अब मैं देखना, ये जब ये इकाइयां आपस में जुड़ती है तो यहां पर हम देखते हैं इन इकाइयों के बीच में बंध निर्माण होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये जो बंध होता है सहसंयोजी बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब परिभाषा को हम कैसे देते हैं देखना कि सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जब कई इकाइयां या कई एकलक इकाइयां बार बार पुनरावृत्ति करती हुई आपस में जुड़ती हैं तो ऐसी संरचना बहुलक कहलाती है। वापस सुनना कि जब कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध की सहायता से जुड़कर कई सरल या एकलक इकाइयां बार बार पुनरावृत्ति करते हुए, यानी बार बार रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, पुनरावृत्ति करके आपस में जुड़ती हैं तो ऐसी संरचना बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। लिख लेते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जब या बंध का ध्यान रखना, यहां पर देखो सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध की सहायता से या के द्वारा जब सरल एकलक इकाइयां या अणु, सरल एकलक इकाइयां या अणु आपस में पुनरावृत्ति करते हुए, यानी रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स आपस में पुनरावृत्ति करते हुए जुड़े रहते हैं
या जुड़ते हैं तो ये बहुलकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी संरचनाएं बहुलक कहलाती है, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसी संरचनाएं बहुलक कहलाती हैं। बहुलक या पॉलीमर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देखा कि ये बहुलक है क्या, कैसे इनका निर्माण होता है। परिभाषा हमने दी, बहुलक ये इस प्रकार के बहुलक जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़ रही हैं, इन्हें हमने क्या कहा, बहुलक कहा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इनके प्रकारों की बात कर लेते। ठीक है, जैसे हम जैविक अणुओं की बात करते हैं तो जैविक अणुओं में देखो, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, ठीक है, या जैसे मैं बात करूं फ्रक्टोज की, या मैं बात करूं गैलेक्टोज की, प्राकृतिक बहुलकों की बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। जब ये ग्लूकोज अकेला है, फ्रक्टोज अकेला है, या गैलेक्टोज, ये तो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी एकल शर्कराएं। अगर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाए तो ये निर्माण करते हैं स्यूक्रोज का। ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो ये मिलकर निर्माण करते हैं स्यूक्रोज का। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और ग्लूकोज की दो इकाइयां मिल जाती है, माल्टोज का निर्माण करते हैं। और अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और गैलेक्टोज यानी डाइसेकेराइड, लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। तो जब ऐसी इकाइयां दो दो की संख्या में जुड़ी ये माल्टोज बना दिया। सुक्रोज की बात करूं तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मिल गया। और अगर बात करें लैक्टोज शर्करा की तो ये ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिल गया। दो इकाइयां जुड़ी आपस में, कैसी, मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही है, डाइसेकेराइड की। और यही इकाइयां जैसे ग्लूकोज कम से कम ये 6000 अणु जब आपस में ग्लूकोज के जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, तब जाकर सेलुलोज का निर्माण होता है। तो सेलुलोज भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, हाँ, ये इतना जरूर कह सकते हैं कि ये जो बहुलक है इसमें ये ग्लूकोज की इकाइयां बार बार पुनरावृत्ति के साथ जुड़ी और एक अलग पदार्थ यानी सेल्यूलोज का निर्माण कर लिया। यही लिखा अपन ने, सहसंयोजी बंध के द्वारा। अब ये सहसंयोजी बंध तो पूरी बंध की कैटेगरी होगी, जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो ये रासायनिक बंध बन रहा है बाकायदा इनके बीच में। हाँ, जब मैं ग्लूकोज की बात करता हूं तो यहां पर मैंने एक अभी शब्द लिया था, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है तो वह भी सहसंयोजी बंध का ही, बस यहां नाम दे दिया क्या, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो यहां पर इस तरह से हम समझ सकते हैं किस तरह से एक ही इकाइयां जब रिपीट होती है तो ये इस तरह से ऐसे बहुलकों का निर्माण होता है। अब जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने बात भी की कि अगर ये जुड़ने वाली इकाइयां एक जैसी ही है तो ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं, होमोपॉलीमर्स, समबहुलक। और अगर जुड़ने वाली इकाइयां अलग अलग हैं तो इनको कोपॉलीमर्स, ठीक है, या सहबहुलक कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं अभी जैसे प्राकृतिक, हमने सेलुलोज की बात की, तो सेल्यूलोज क्या है, एक वृहद अणु भी है। तो सुनना, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हम पढ़ते हैं पोषक पदार्थों में भी, यहां पर मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि सभी पॉलीमर्स वृहद अणु होते हैं,
लेकिन सभी वृहत अणु पॉलीमर हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना कि सभी वृहत अणु पॉलीमर्स या बहुलक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सभी बहुलक क्या होते हैं, वृहत अणु होते हैं। क्योंकि बहुलक में क्या हुआ, कई मोनोमर इकाइयां मिल मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करती है, ऐसे ये ज्यादा अणुभार वाले ये वृहत अणु कहलाते हैं। लेकिन सभी वृहत अणु को ये पॉलीमर हो यानी बहुलक हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना ये बात। आगे हम बात करते हैं, जो अभी अपन ने कहा कि बहुलकों में जो जुड़ने वाली इकाइयां वो कैसी कैसी, उनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। लिख सकते हैं कि जब या एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलकों पॉलीमर्स का निर्माण करती हैं तो ये क्रिया बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहलाती है। तो ये क्रिया बहुलकीकरण या बहुलीकरण, कुछ भी कह दें, बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट, बहुलकीकरण या बहुलक निर्माण के दौरान आपस में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां मोनोमर्स इकाइयां एक समान हो तो ऐसे बहुलक समबहुलक या होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं। होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इनके उदाहरणों की बात करते हैं कि समबहुलकों के उदाहरण, ठीक है, लिखें इसमें कि समबहुलकों या कोपॉलीमर्स के उदाहरण तो देखें इसमें
उदाहरणों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तरफ लिखते हैं मोनोमर इकाइयां, एक तरफ लिखते हैं पॉलीमर इकाइयां, और उनसे बनने वाले समबहुलक की बात करते हैं। ठीक है, तो इधर तो हम लिख लेते हैं समबहुलक, या होमोपॉलीमर कौन सा है, फिर दूसरे कॉलम में हम इसकी यूनिट्स यानी इकाइयां लिख लेंगे। एकलक इकाइयां, मोनोमर कौन है इनकी, और फिर इनके उपयोग की बात कर लेंगे। उपयोग, यूजेस, बात करते हैं चलें इनकी। देखें, अब वो चीज आ रही है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समबहुलक या विषम बहुलक जो भी है उसकी एकलक इकाई क्या है, फिर उसके मोनोमर क्या है और उसके उपयोग क्या है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीइथाइलिन की, जो सबसे कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले बात करें पॉलीइथाइलिन। जिसे पॉलीथीन के रूप में भी जानते हैं, खैर वो उधर एप्लीकेशन में लिख देंगे यूजेस में। ठीक है, पॉलीइथाइलिन की अगर एकलक इकाई की बात करें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथाइलिन, ये इसकी मोनोमर इकाई हो गई। जब ये इथाइलिन बार बार आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, अत्यंत उच्च ताप और दाब पर हम देखते हैं कि इनमें बहुलीकरण की क्रिया होगी और ये इथाइलिन मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पॉलीइथाइलिन का। और एकलक इकाई यही और कोई दूसरी नहीं है, सेम बार बार यही एकलक इकाई, एक ही एकलक इकाई है, तो इसलिए क्या कहा इसको, समबहुलक। ठीक है, और इसके उपयोग की बात कर लेते हैं तो लिख सकते हैं कि बैग्स या इंसुलेटर्स इंसुलेटर, वायर, और भी पॉलीथीन, ठीक है, और भी हम देखते हैं जैसे खिलौने, आदि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन कैसा बहुलक है, सबसे पहले तो हमने बात की कोपॉलीमर है। मोनोमर यानी एकलक इकाई क्या है, इथाइलिन। उपयोग भी हमने देखे, और इस तरह से हम और भी उदाहरणों की बात करते हैं। पॉलीइथाइलिन के बाद हम बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की।
पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, नॉर्मली इसे पीवीसी भी कह देते हैं। अब पीवीसी की बात करें तो देखो पॉली हटा दो, बचता केवल विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। और जब ये विनाइल क्लोराइड की हम बहुलीकरण करते हैं तो हमें ये पॉली विनाइल क्लोराइड मिलता है। तो इसके भी हम बात कर सकते हैं कि पीवीसी का उपयोग कहां पर करते हैं। पहले तो एकलक इकाई, विनाइल क्लोराइड एकलक इकाई तो हो गई विनाइल क्लोराइड, और जब इसकी बहुलीकरण कर देते हैं तो देखो सेम विनाइल क्लोराइड ही बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुलक जिनमें आपस में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां एक समान, यही एक इकाई है, कुछ और नहीं है, इसके साथ एकलक इकाई यही है विनाइल क्लोराइड। और इसके उपयोग की बात करें तो पीवीसी लिख सकते हैं बैग्स, पर्स, कृत्रिम लेदर, आर्टिफिशियल लेदर, कॉमा हॉज पाइप, हॉज पाइप, कॉमा तारों के या तारों की कोटिंग के रूप में। भाई ये भी इंसुलेटर या इंसुलेटिंग कोटिंग के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऐसे कि कृत्रिम आर्टिफिशियल लेदर वगैरह की या सिंथेटिक लेदर की बात करते हैं कि जैसे हमारे जो पर्स होते हैं, वॉलेट होते हैं, हैंडबैग होते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही जो हमारे नॉर्मली बैग्स जिसमें हम देखते हैं, हमें फीलिंग तो ऐसी आती है कि लेदर है, बट वो क्या होता है सिंथेटिक लेदर, वो ये पीवीसी की सहायता से उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एकलक इकाई क्या हो गई विनाइल क्लोराइड, और ये भी कोपॉलीमर्स का ही उदाहरण है। और भी आगे उदाहरणों की बात करते हैं। और भी ऐसे उदाहरणों की बात आगे कंटिन्यू ये करते हैं। समबहुलक तो इसमें आ जाएगा कोपॉलीमर, ठीक है। वही है, मैं वापस इंग्लिश में रिपीट नहीं कर रहा। एकलक इकाइयां यानी इसके मोनोमर क्या हो जाएंगे, एकलक इकाई क्या है, और फिर इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। वही टेबल को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसलिए दोबारा अलग से कुछ नहीं बनाया, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं। जैसे पॉलीइथाइलिन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद आगे बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन, या जिसे स्टाइरोन भी कहते, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरोन भी कहते हैं इसे,
स्टायरोन, अगर इसकी एकलक इकाई की बात करें तो स्टाइरीन, स्टाइरीन। स्टाइरीन, इसकी प्रयोग की बात करें तो, उपयोग की बात करें तो दृढ़ प्लास्टिक कैबिनेट, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी के कैबिनेट की बात करते हैं, ठीक है। और भी पाइप, खिलौने, भाई दैनिक जीवन में इनका उपयोग ही है ये, खिलौने, पाइप, कंघे, भाई कंघा भी वही हार्ड प्लास्टिक है, कंघा, कॉम्ब आदि के निर्माण में प्रयुक्त। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन की बात की हमने। ये स्टाइरीन या स्टायरोन जो होता है इसका बहुलक होता है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। एकलक इकाई हो गई आपके स्टाइरीन, या इससे बहुलक जो बना पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरोन। इसके बाद बात करते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की, जो कि एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। इसकी बात करते हैं। अगला बहुलक पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसे हम ऑरलॉन भी कहते हैं, ठीक है, ऑरलॉन भी कहते हैं इसे, नाम ध्यान रखना ऑरलॉन। और इसकी अगर संरचना की बात करें, ये एक्रिलोनाइट्राइल इसका एकलक है। ये एक्रिलोनाइट्राइल आपस में जुड़कर एक्रिलोनाइट्राइल क्या है, इसका एकलक है। ये एक्रिलोनाइट्राइल जब आपस में बार बार जुड़ते, भाई वही समबहुलक ही है, ये एक ही एकलक इकाई बार बार जुड़ेगी, किसका निर्माण करेगी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। जो सिंथेटिक ऊन होती है, जैसे सिंथेटिक लेदर वैसे सिंथेटिक ऊन भी होती है, ठीक है। ऐसे सिंथेटिक ऊन का प्रयोग कंबल वगैरह के निर्माण में ये ऑरलॉन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ऑरलॉन, एक्रिलोनाइट्राइल एकलक है। इसके उपयोग की बात करते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं उपयोग कि ऑरलॉन फाइबर, और इसका प्रयोग करते हैं ऐसे सिंथेटिक ऊन में, ठीक है। लिख सकते हैं ऑरलॉन रेशे फाइबर ही है, ठीक है। जैसे हम बात तो करें बार बार बहुलक, बाकी ये सभी हैं क्या, रेशे ही तो हैं, ठीक है। हाँ, कुछ इसमें प्लास्टिक की श्रेणी में आ जाएगा। तो अभी तो हम केवल ऐसे समबहुलक और सहबहुलकों के उदाहरणों की बात कर रहे हैं, फिर उनका वर्गीकरण और करेंगे। ऑरलॉन रेशे कृत्रिम ऊन के रूप में प्रयुक्त रूप में कंबल व कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त ठीक है। ये पीवीसी है ना, जो अपन ने पीछे पढ़ा, ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग हम जो रेनकोट वगैरह होते हैं, यानी जल रोधी ऐसे
कपड़ों का निर्माण, इनमें इसका पीवीसी का उपयोग इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो वाटरप्रूफ, यहां पर एक और लिख दे, चीज याद आ गया, चलो, कि बरसाती, ठीक है, रेनकोट के निर्माण में ये प्रयुक्त होता है। तो पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर हमने पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इनकी बात की। आगे और भी समबहुलक है, उनमें हम देखते हैं, अगला बहुलक आता है टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरो एथाइलीन। टेफ्लॉन, जिसकी अभी अपन ने बात भी की थी कि नॉन स्टिक कुकवेयर, उनमें जो अंदर कोटिंग कर रखी होती है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलीन यानी टेफ्लॉन से की जाती है। इनके अलावा गैस्केट और इंसुलेटर निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। टेट्राफ्लोरोएथाइलीन, इसका एकलक टेट्रा फ्लोरो एथाइलीन। उपयोग की बात करें तो गैस्केट हो गया, इंसुलेटर और ऐसे जो नॉनस्टिक कुकवेयर होते हैं उनकी कोटिंग करने में लिख सकते हैं। गैस्केट, ऐसे नोब्स वगैरह जो गैस्केट इनके निर्माण में, और इंसुलेटर्स, कॉमा नॉनस्टिक कुकवेयर या बर्तनों, कुकवेयर्स या बर्तनों के अंदर की जाने वाली कोटिंग के रूप में प्रयुक्त, कोटिंग के रूप में प्रयुक्त। टेफ्लॉन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथाइलीन, ये टेफ्लॉन का मोनोमर है और इस टेफ्लॉन पर बार बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ध्यान रखें, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या एथाइलीन, ठीक है, और ये टेट्राफ्लोरोएथाइलीन का क्या है, बहुलक है। फिर आगे बात करते हैं, ऐसे ही अगले एक और समबहुलक की, ठीक है। काफी सारे उदाहरण आ रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं होंगे, ध्यान रखना। मैंने बताया भी, जैसे आपको प्रश्न जो बन रहे हैं उसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं। बहुलक कैसा है, समबहुलक, इसका मोनोमर क्या होता है या ये किससे मिलकर बना होता है, और फिर इसके उपयोग के बारे में पूछ सकते हैं। तो आगे हम बात करें, और ऐसे समबहुलक की बात कर लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं समबहुलक या कोपॉलीमर कौन सा है।
फिर उसके एकलक यानी मोनोमर की बात कर लेंगे, और फिर सबसे लास्ट में उसका उपयोग, किसमें इनका उपयोग किया जाता है। तो अगला उदाहरण देखते हैं इसमें ब्यूना रबर का। ठीक है, ब्यूना रबर, ब्यूना रबर ब्यूना रबर, एकलक इकाई 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन इसका एकलक है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें इसके उपयोग की, तो टायर, हॉज पाइप, आदि के निर्माण में प्रयुक्त ठीक है, तो समबहुलक, एकलक और उपयोग। एक और हमने ऐसा समबहुलक देखा, ब्यूना रबर, एकलक इकाई 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूना रबर की एकलक इकाई 1,3 ब्यूटाडाइईन, और इसके उपयोग हमने देखे टायर, हॉज पाइप आदि के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगला एक और ऐसा ही बहुलक, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, अगला बहुलक पॉलीविनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट, भाई विनाइल क्लोराइड में जो विनाइल ग्रुप था उसके साथ अब एसीटेट समूह जोड़ दिया। चलो भाई, एक लक हो जाएगा विनाइल एसीटेट। ठीक है, ये पॉलीविनाइल एसीटेट सीधा सा वही विनाइल एसीटेट के साथ हमने क्या जोड़ दिया या इसका बहुलीकरण किया तो हमें ये पॉलीविनाइल एसीटेट प्राप्त होता है। इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो लेटेक्स पेंट, पेंटिंग में जो पेंट प्रयोग करते हैं के निर्माण में प्रयुक्त। तो ये सभी कैसे बहुलक हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे बहुलक जो अभी हमने पढ़े ये समबहुलक या कोपॉलीमर्स के उदाहरण हैं। ठीक है, बात करें इनकी, चाहे पॉलीस्टाइरीन हो, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे पॉलीइथाइलिन हो, चाहे पीवीसी हो, ये सभी कोपॉलीमर्स के उदाहरणों में आएंगे। ठीक है, तो ये 6-7 उदाहरण जो भी हमने लिखे हैं ध्यान रखने हैं। ये इनके प्रयोगों की भी हमने बात की कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। ये सभी समबहुलक है। समबहुलक क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां थी और इन्हीं एकलक इकाइयों में जब बहुलीकरण अलग अलग प्रकार से क्रियाएं होती, किसी में संघनन बहुलीकरण,
किसी में योगात्मक बहुलीकरण जैसे एडिटिव या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है और इनका निर्माण, हम ये बहुलकों का निर्माण देखते हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि बहुलक निर्माण के दौरान आपस में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां एक समान हो तो ऐसे बहुलक समबहुलक कहलाते, और अगर ये इकाइयां अलग अलग हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर्स, सहबहुलक कहेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आगे कि बहुलक निर्माण के दौरान आपस में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां अलग अलग हों तो बनने वाले बहुलक कोपॉलीमर या सह बहुलक कहलाते हैं। कोपॉलीमर्स कहलाते हैं, जिसमें हम देखेंगे टेरिलीन या डेक्रॉन, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, नायलॉन, ये सभी किसके हैं, कोपॉलीमर्स या सहबहुलकों के उदाहरण हैं। यानी आपस में जुड़ने वाली इकाइयां अलग अलग होती हैं। ठीक है, दो अलग अलग रासायनिक पदार्थ होंगे, वे आपस में जुड़ेंगे और वे दो बहुलक इकाइयां जो दो अलग है, बार बार वे रिपीट होंगी। तो पिछले यानी सहबहुलकों में तो हमने देखा एक ही प्रकार की इकाइयां थी, वे ही रिपीट हो रही थी। अब इनमें दो प्रकार की इकाइयां और वे दो बार बार रिपीट होंगी और किसका निर्माण करेगी, सहबहुलक कोपॉलीमर का। तो इन कोपॉलीमर्स या सहबहुलकों की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।